नमस्कार, मैं हृदय धारवाड़। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे जानलेवा उत्खनन। जी हाँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का खेल लगातार जारी है, जो कि अब मासूमों के लिए, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अवैध उत्खनन प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एक तरफ जहां अवैध उत्खनन से सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध उत्खनन से हुए गड्ढे आम आबादी की जान के दुश्मन बने हुए हैं। राज्य में कई जगहों पर अवैध उत्खनन का काम चल रहा है। राज्य सरकार ने अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कई नियम बनाए हैं। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जाती है, मगर यहाँ एक नियम की अवमानना कर दूसरे नियम को आधार बनाकर अवैध खनन सामग्री को वैध बना लिया जाता है। राज्य में भारी मात्रा में पत्थर, मोरम, मिट्टी आदि का उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। दरअसल अवैध उत्खनन से जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिनमें भूजल या बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद अवैध उत्खनन से बने गड्ढे तालाब की शक्ल ले लेते हैं। यह जानलेवा गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि इनमें डूबने से कई मौतें भी हो चुकी हैं। सुजालपुर की काला पीपल तहसील में तालाब में हुए अवैध उत्खनन से बने गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चों की उम्र 9 से 13 वर्ष की थी। जिस किसी ने भी इस खबर को सुना वह गम में डूब गया। तीनों बच्चों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। 3 बच्चों की मौत से दुखी हुए परिजन के साथ गांव वालों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि शाजापुर में दोबारा 2 बालिकाओं की ऐसे ही गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। अवैध उत्खनन से बने छोटे से तालाब जैसे गड्ढे में यह हादसा हुआ, जिसमें सलसलाई थाना क्षेत्र की 2 10 और 15 साल की बालिकाओं की डूबने से मौत हो गई। जनता पार्टी की सरकार में उत्खनन जो है, अवैध उत्खनन जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है, और ये उसी का नतीजा है कि खंतियों में पानी भर जाता है, बच्चों की मौतें हो रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। खनन नियम के अनुसार जो गड्ढा किया जाता है उस गड्ढे को वापस भरा जाता है, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो खनन माफिया है और खनिज माफिया, खनिज विभाग है, ये उसकी कारगुजारियाँ हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने 2.5 गुना जो था अवैध उत्खनन में पेनाल्टी बढ़वा दी थी। 1250 करोड़ रुपए पेनाल्टी वसूल की थी, जो 250 करोड़ हुआ करती थी, और अवैध उत्खनन पर रोक लगाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पुनः अवैध उत्खनन चालू हो गया। इसी कारण से ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकारी जमीन पर अगर सरकार से अनुमति प्राप्त होने के बाद खनन किया जाता है, तो ठेकेदार से बकायदा अनुबंध किया जाता है कि खनन के बाद बने गड्ढे को किसी ऐसी सामग्री से भर दिया जाए जिससे जमीन को नुकसान ना हो और जो पर्यावरण के हिसाब से उपयुक्त हो। वहीं कई बार खनन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा भी 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ठेकेदार से राशि ले ली जाती है, जिसके बाद रेवेन्यू अथॉरिटी खनन से बने गड्ढे को भरने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि निजी भूमि पर भूमि मालिक ही इस गड्ढे को भरने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं अगर ठेकेदार इन गड्ढों को नहीं भरता तो उनके खिलाफ पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं अगर इस गड्ढे के कारण कोई हादसा होता है तो ठेकेदार पर आईपीसी की धाराएं भी लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है बहुत ही संवेदनशील सरकार है, और जहां भी इस प्रकार की घटना हुई है तत्काल कार्रवाइयां की गई है। जहां तक शाजापुर का सवाल है, शाजापुर में तत्काल कार्रवाई की है। कलेक्टर जी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करने का काम किया है। इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो इस बात की चिंता मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार पूरी तरह से कर रही है और आगे भी करेगी। आखिर अवैध उत्खनन से हुए गड्ढों में हो रहे हादसों और मासूमों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा? आखिर क्यों प्रशासन जनता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में नाकाम है? आखिर क्यों माफिया के हौसले सरकार और प्रशासन के सामने इतने बुलंद हैं? ये सवाल आज हर बाशिंदे के मन में घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो देखिए, हादसे जो भी होते किसी भी सूरत में ठीक नहीं होते, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वाकई ये लापरवाही का नतीजा है कि इस तरीके से मासूमों की जान जाती है, लेकिन जिम्मेदार जो है खामोश रहते हैं, कार्रवाई नहीं करते। तो चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। बीजेपी से हैं
सुंदरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, माफ कीजिएगा, शंकर कांग्रेस से योगेश गुप्ता जी और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शंकरलाल तिवारी जी, पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ, आपका लंबा अनुभव भी राजनीति में रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अवैध उत्खनन होता है, गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, हादसे होते हैं, उन पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होती। अरे क्या वजह, क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? नहीं, अभी आपको आपके चैनल ने बताया हम सबको, ये तुरंत कार्रवाई हुई है, कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया है और इसमें FIR भी दर्ज होगी। इसमें जिनका दोष होगा वो दंडित भी होंगे। पर इसके बावजूद मैं सर्वप्रथम तो मृतकों को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और प्रभु से विनती करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। पर यह बात कोई श्रद्धांजलि भर दे देने से क्या उनके ऊपर FIR हो जाए, कार्रवाई हो जाए, इतने वर्ष से नहीं। इसकी चिंता भी भविष्य में, जैसा कि पार्टी प्रवक्ता जी ने भी कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, और इसकी चिंता भी सरकार को करना चाहिए। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से मैंने सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये मौतें बीच बीच में सभी जगह जहाँ भी खनिज है या जहाँ भी खनन होता है, वहाँ इस तरह के गांव के बच्चे नहाने के चक्कर में, पानी भरा है उन खदानों में, नहाने के चक्कर में जाते अधिकतम डूब करके ही मृत्यु देखने में सामने आए। और इसलिए इसमें आपकी चिंता से मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, चैनल की चिंता से। तो कांग्रेस के मित्र और आपको दोनों को एक विनती करना चाहता हूँ कि अवैध उत्खनन और वैध उत्खनन का मामला नहीं, अवैध उत्खनन वैध उत्खनन विषय है, वो अपनी जगह है, उस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार ने तमाम प्रयास किए, अभी भी सरकार कर रही है। आए दिन तो हमारे अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर के उनकी गुंडागर्दी भी झेलने के बावजूद और कार्रवाई करने में लगे हुए। और इस सबके बावजूद ये कोई अवैध और वैध का झगड़ा नहीं, उत्खनन कहीं भी हुआ हो, वैध उत्खनन भी जो है उसके गड्ढे भी, जैसा कि कांग्रेस वाले ने कहा, मेरे को अच्छा लगा, योगेश जी ने शायद कहा है कि उनको भरा जाना चाहिए। ये बात सच है कि वैध हो चाहे अवैध हो, अगर गड्ढे खोदे जाते हैं, खदानें बनती है, तो उनमें भरावट का काम भी होना ही चाहिए। इसका दोहन जाने के बाद जब वहाँ का मटेरियल निकल आवे, और सरकार इस बात की चिंता करेगी। आपने बड़ी कृपा की कि इस मुद्दे को आपने अपने चैनल में स्थान दिया, आप चर्चा करा रहे हैं। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ और इसको रोकने का काम करेगी। अवैध उत्खनन का मामला नहीं है, ये खदानें चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, पानी भरा है और इससे मृत्यु वैध वाले में भी होती है, अवैध वाले। हाँ योगेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं, लापरवाहियाँ होती हैं, ठेकेदार खनन करता है, गड्ढा खोदता है, इसके बाद में मुनाफा कमाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो गड्ढे हैं, खदानें हैं, जस की तस रहती हैं, यही हादसों सबब बन जाती हैं। हृदय जी देखिए, पिछले 17 सालों से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी हैं। रेत खनन के मामले में, रेत अवैध उत्खनन के मामले में शिवराज जी पूरे प्रदेश में जग जाहिर है। उनका मामला 100 से अधिक डंपर किस मुख्यमंत्री के चल रहे हैं प्रदेश में, ये सभी लोग नहीं, मैं हस्तक्षेप मैं रेत खनन की बात, देखिए तिवारी जी देखिए, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना। देखो हृदय जी, एक बात सुनो, पहले सुन लेते हैं गुप्ता जी को। देखिए हृदय जी तिवारी जी पहले सुन लेते हैं, फिर बाद जवाब दीजिएगा। देखिए तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए, अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो। देखिए हृदय जी, एक बात सुनिए, अरे इनको शांत करिए। अरे सुन लो आप जी, गुप्ता जी बात रखिएगा। अरे देखिए, अब बात आपका समय आया तो आप बोलिएगा। विधायक भी हैं, रहे हैं आप, लेकिन अब थोड़ा सुन लीजिए आप बात को। नहीं, पर भाई साहब बैठ के कुछ भी अनर्गल आरोप लगाएंगे ना, हम भी आप अपने समय पर जवाब दीजिए ना, मेरा आरोप सुनेंगे आपको भी। जी देखिए हृदय जी, आज मैं आपको एक बात क्लियर करूं, मेरा निवेदन है आपसे कि मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता हूं, और कृपया मेरे साथ डिबेट में प्रवक्ताओं को बुलाइए भाजपा के। शंकरलाल तिवारी जी प्रवक्ता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 7 बजे की डिबेट में स्वदेश न्यूज से मेरे पास फोन आया था, मैंने इनका नाम सुनकर मना कर दिया था डिबेट करने से।
उसका कारण है ये किसी नहीं, भी बात को वरिष्ठ बहुत नेता ज्यादा है, खींचते वरिष्ठ हैं। विधायक भी रहे हैं, अरे इसलिए हैं, मैं जानता हूँ, दैट आई नो जी। लेकिन किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं, टाइम पास करते हैं, और प्रवक्ता का जो उद्देश्य होता है, जो मैसेज जनरेट करने का जनता के बीच में, उसको जाने से ये रोकने का भरपूर प्रयास करते चलिए आप बोलिए, मुझे सिखाइए नहीं, बोलिए आप। है ना। तो मेरा निवेदन है, जिस प्रकार मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना, आप सुनिए। तो जी। 17 साल से प्रदेश के मुखिया हैं मिस्टर बंटाधार शिवराज। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले प्रमुख समाचार पत्रों में छपा शाहजहांपुर और काला पीपल की घटना का उल्लेख आपकी रिपोर्टिंग में आज हुआ है। बड़ा दुखद है वो हादसा, और मृत परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं कांग्रेस परिवार की तरफ से। लेकिन 4 दिन पहले नीलबढ़, रातीबढ़, भोपाल जिले की बात कर रहा हूं, जहां मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी बैठते हैं, फंदा, बैरसिया ब्लॉक, यहां जो 10-10 फीट के खनन की अनुमतियां प्राप्त थीं, जिन लोगों को, उनकी अनुमतियां समाप्त हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गए। उनके पास परमिशन नहीं है, विदाउट एनी परमिशन दे आर डूइंग दैट टाइप ऑफ जॉब। वो नीलबढ़ में 2 बच्चियां डूबी, रातीबढ़ में सरवर गांव लगा हुआ है, वहां 3 बच्चों ने तैरने गए थे, नहाने गए थे, डूब के मर गए। मतलब ये जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, ये हर महीने, हर हफ्ते हो रहा है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन, शिवराज प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कि उसका कारण है, देखिए, खनन निरीक्षकों की कमी, शॉर्टेज, जो खनन विभाग में पिछले 17 सालों से लगातार बनी हुई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। अभी 2 महिला उप निरीक्षकों की भी 15 दिन पहले प्रमुख समाचार पत्रों में उनके बयान आए थे बाकायदा, कि हम घर से निकलते हैं और ये भू माफिया और खनन माफिया हमारी घर के बाहर 2-2 लोगों को निगरानी के लिए रखते हैं, और उनको सूचनाएं हमारे घर से निकलते ही मिल जाती है। तो इस प्रकार का जो दुष्ट चक्र चल रहा है, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, पदाधिकारियों की मिलीभगत है, यह सर्वविदित है। जब तक भाजपा नेताओं का संरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। केवल खनन वाले गड्ढों में डूब के मरने की घटनाएं नहीं, इससे और भी डेंगू के लार्वा, मलेरिया के लार्वा, जो जमा पानी इकट्ठा होता है, उससे भी कई हानिकारक और भी चीजें आम जनता, वहां नीलबढ़ और रातीबढ़ और सरवर गांव से लगे हुए कम से कम 10,000 की जनता रहती है आसपास, वो भी प्रभावित होता है। तो ये सब प्रमुख समाचार पत्रों ने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हुए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने की कोशिश करी है, मगर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और उस पर तमगा ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि संवेदनशील सरकार, मतलब ये ऐसे ऐसे शब्दों को चुनकर लाते हैं जो इनके मुख से बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होते हैं। कथनी और कथनी, दोहरा मापदंड, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। ठीक है। हाँ पंकज जी, जिस तरीके से आप देखा कि आपने मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध खनन चल भी रहा है, सब देखती भी, जानकारी सबको होती है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर किस तरीके से छोड़ के जाता पूरा मामला? देखिए अजय जी, जो ये अवैध उत्खनन और अवैध खदानों का मामला है, तो जब अवैध उत्खनन जो होता है ना, तो इसमें ये सबको पता है, स्पष्ट है कि इस अवैध उत्खनन के मामले में कोई नाम्स, नियम लागू नहीं होते। ऐसे में क्या होता है कि जो जिसकी मर्जी है, जहाँ जिसका प्रशासन पे दबदबा है, चल रहा है, उसने प्रशासन को सेट किया, पैसा रुपया दिया, और उसके बाद जहाँ भी उसकी इच्छा हुई खोद के चला जाता है। लेकिन उसमें कोई नाम से या कोई कानून ना दायरे में ना आने के कारण वो शायद उसी तरह से गड्ढे बने रह जाते हैं, उस तरह बड़ी, और वो कोई छोटी मोटी नहीं होती, 10-10, 20-20 फीट नीचे तक खदानें खोदते हैं। तो कई बार आप देखते होंगे कि खदाने धंसने से भी हादसे होते हैं, अकेले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि जो अवैध खदानें चल रही होती हैं, तो उनमें कई बार धसान हो जाती है, जिससे कारण, क्योंकि उनके पीछे कोई साइंटिफिक तरीके से उनको नहीं खोदा जाता है। तो इस तरह का जो जितने भी मामले पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, कोई अकेले, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इसमें आप पिछले अगर 2 दशक 3 दशक का इतिहास भी देखेंगे पीछे जाके, तो ये अवैध उत्खनन और ये रेत का काम, इसको लेके सदैव से ही विवाद होते आए हैं, हमेशा चर्चा में रहे हैं, समाचार रहे हैं, सुर्खियां। लेकिन
ये एक धन का एक बड़ा स्रोत है पार्टियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए और सरकारों के लिए। तो कोई भी इस काम में पीछे नहीं रहना चाहता। स्थानीय इवन अब माननीय तिवारी जी अपने विधायक रहे हैं, सतना में भी बड़ा एक कारोबार है खनन का, उत्खनन का। तो सतना में भी एक बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे भी अवैध इस तरह की बहुत सारी छुइया की और चाक की खदानें जो हैं संचालित हैं, जिनमें अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। रीवा सतना में इस तरह की घटनाएं आम बात है। तो ये जो है ना, इस पूरे जिसमें सारे दल एक बराबर हैं, सबका पैसे का मामला है, सारी सरकार का मामला है। तो प्रशासन सिर्फ पैसे से दबा होता है, इसमें ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम है। तो शायद यही वजह है कि कोई भी इस पर दखल नहीं देता। और कलेक्टर को भी पता होता है कि इस तरह की खदानें संचालित हैं। जब किसी मौत होती है तो कुछ समय के लिए बस हल्ला मचता है, मीडिया में खबरें आती हैं, सुर्खियां होती हैं, बयानबाजी होती है, मामला फिर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका स्थायी आज तक नहीं निकला और आगे भी हमें बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा मंत्र है कि हम लोगों के लिए खबरें करते हैं, उठाते रहते हैं समस्याएं, ये एक बहुत गंभीर है प्रदेश के लिए समस्या। और कहीं ना कहीं राजधानी की घटनाएं भी अपने पिछले कुछ समय में देखा, जिस तरह से मौतें हुई हैं खदान में डूबकर। यही जो अभी जिक्र कर रहे थे अपने कांग्रेस प्रवक्ता महोदय कि भोपाल में ही नीलवाड़ रातीवाड़ से लेकर आज शहर के बीच अयोध्या नगर जैसी जगहों पे भी इस तरह की खदानें संचालित हैं, लेकिन सरकार उसमें कुछ नहीं करती है। तिवारी जी, समस्या बताना नहीं, समाधान खोजना भी हमारा मकसद है। तो जिस तरीके देखा 17 साल की सरकार आपकी है, लगातार मामले सामने आते हैं, लेकिन सरकार को आज भी कोई ठोस नीति, ठोस प्लान नहीं है। क्योंकि माइनिंग से क्लोजिंग प्लान भी होता है कि जहाँ खनन हुआ है, खनन के बाद में वहाँ पर किस तरीके से मैनेज किया जाए, खदान को डंप कैसे करना है, कैसे उसको बंद करना है, आसपास फेंसिंग करना है, तालाब यदि खोदे हैं कैसे संचालन करना है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल की जाती हैं। पर सरकार के पास कोई प्लान है क्या जिसको ये कंट्रोल कर सकें? योगेश जी से पहले पूछ लूं क्या कि मेरा स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड मिले, बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, आप बात देखिए, स्टैंडर्ड की बात नहीं करी है मैंने ये बोला था कि अधिकृत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, उसमें बनाए गए तो प्रवक्ताओं को बिठाएंगे। तो ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय ये है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे थे उनको रोकने के लिए क्या प्रयास है, क्या करेगी सरकार? मेरा ये मतलब नहीं था कि आपको नहीं बोलने दीजिए, बोलिए अपनी बात। जवाब ले लेते हैं पहले। जी देखिए, मैंने पहले चरण में और ये बात कही थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है वो सच है कि खदानें खुद जाती हैं और नियमानुसार उनको भरना चाहिए, और ये नहीं रहा। पंकज जी ने अभी बड़े साफ तरीके से बिना इधर उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस बात का समर्थन करता हूँ। ये कोई अभी से नहीं चल रहा, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज नहीं चल रहा कि खदानें खोद के चले गए फिर वहां उसको भरना, उसके ऊपर वृक्ष लगाना, ये नाम में है और ये होना चाहिए। मैं प्रथम चरण में ये बात बोल चुका हूँ। मेरा कहना ये है कि जैसा कि ने कहा कि पिछले 3 दशक के पहले भी यदि अपन देखेंगे तो इस तरह की डूबने से मौतें होती रही है। इस तरह के अवैध उत्खनन की बात आप कर रहे हैं, अवैध उत्खनन भी ये प्रदेश में होता रहा, देश में होता रहा, पर ये होते रहना चाहिए। इसके लिए कोई नहीं चाहेगा कि होते रहना चाहिए। और विशेष करके मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने इसमें पूरी ताकत लगा करके, आप देख लीजिए आंकड़े उठा करके, अगर अभी यहाँ आंकड़े की बात करने का समय नहीं है, आप देखेंगे कि खनिज के मामले में माइनिंग विभाग की आमदनी निरंतर बढ़ी है। विभाग ने जो आज से 15 साल पहले जो स्थिति विभाग की आमदनी की, 100-200 गुना आमदनी आज विभाग की बढ़ी है। ये शक्ति के कारण बढ़ी। जहाँ घटना हुई है, कलेक्टर सीधे अधिकृत किया गया है कि इस कार्रवाई को, जैसा पंकज जी ने कहा कि 17 उत्खनन मामले में, खदानों के मामले में 17 रीवा है, मैयर, ये सारा सीमेंट लैंड के रूप में जाना जाता है। और मैंने स्वयं पहली बार कहा कि मैं भी मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तिवारी जी, मैं चाहता हूँ ये बताएं कि इसका क्लोजिंग प्लान क्या है? क्लोजिंग प्लान क्या होगा इसका? इसका क्लोजिंग प्लान यही ना कि जहाँ खदानें हो तो ऑलरेडी नॉर्म्स में है, जहाँ खदानें खोदी जाए, खदानों से दोहन होने के बाद, आप पहले चरण में मैंने कहा है, वहां से मटेरियल निकालने के बाद उनको भरा जाए और उनमें वृक्ष लगाने की कोशिश की जाए। ये नॉर्म्स में है। मैं सरकार से अपेक्षा कर रहा हूं। सवाल तो ये कि नॉर्म्स जब है तो इनका पालन क्यों नहीं होता?
मैं कह रहा हूँ ना कि भैया नहीं हो रहा था, पर इस सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इसमें काफी शक्ति बरती है। 50 साल से ये नहीं हो रहा था। ये अभी पंकज जी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार भर की बात नहीं है, पिछली कांग्रेसी सरकारों के समय भी डूब के बच्चे मरते रहे हैं, पर वो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मैंने अपनी सरकार से खुद मांग की है कि इसको। तिवारी जी, बात तो आखिर वही है, यदि ठीक से पालन होता तो ये हादसे नहीं होते, गड्ढे नहीं होते, बच्चों की मौत नहीं होती। गुप्ता जी बात रखिएगा। हृदय जी, मैं एक पहले कहना चाहूंगा एक बात, अगर मैं 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि भी अगर थोड़ा सा इसके मामले को लेकर गंभीर होते या उनका भी अपना निजी स्वार्थ नहीं होता तो इस अवैध खदानों को रोकने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता था। देखिए हर क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, लेकिन वो भी सब इसी खेल में शामिल हो जाते हैं। तो समस्या का समाधान तो तब निकलेगा जब कोई वहाँ पे उस व्यवस्था से बाहर रहे। शासन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे अधिकारी हो या राजनीतिक लोग हैं, दोनों ही उसके भागीदार हैं। तो मुद्दा समस्या का हल ढूंढना है तो आपको सबसे पहले यही तय करना पड़ेगा कि कौन लोग इस व्यवस्था से बाहर हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो सबको सिस्टम में ले आया जाता है। और अगर योगेश जी बचाव करें भले ही कांग्रेस का, लेकिन इसमें कोई भी दल नहीं शेष। जहाँ जिसकी सरकारें चल रही हैं, जिस राज्य में जिसकी सरकारें चल रही हैं, अवैध उत्खनन, अवैध खदानें जारी हैं। जी योगेश जी, जिस तरीके से कहा तिवारी ने कि माइंस प्लान हैं, क्लोजिंग प्लान भी है, सब कुछ होता है, नॉर्म्स बने हुए हैं, पालन होता भी है, लेकिन फिर ये पालन होता तो ये हादसे क्यों होते हैं? नहीं, बिल्कुल हरदेश जी, देखिए मैं इसमें 2 बातें मुख्य रूप से शामिल करना चाहूँगा। पहला, पंकज जी ने बोला कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में 17 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जनाब, और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में ना ही कभी इतनी खदानें हुआ करती थी और ना ही इतने हादसे हुआ करते थे। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट नजर आता है कि शिवराज सरकार में जहाँ नर्मदा और अन्य रेत की नदियों से जो राजस्व मिलता था खनन विभाग को 268 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता था, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। बाकी का ऊपर की मलाई संरक्षण और पोषण देने वाले लोग हजम कर जाते थे। 15 माह की अल्पकालीन सरकार कमलनाथ जी की आई, उन्होंने रेत नीति और खनन नीति में बदलाव किया, जो आपके पोर्टल पे है मध्य प्रदेश शासन के, और पहले ही साल में 1368 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। तो ये होती है नेक नियत से शासन की आमदनी बढ़ाना और खनन माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके जुर्माने के माध्यम से अलग 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए उन्होंने वसूल करे 1 साल के अंदर। जो आज की डेट में आदरणीय पंकज जी ने अभी जैसा बताया, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। नीलबड़, रातीबड़, कलखेड़ा, रामेश्वर शर्मा जी विधायक हैं, उनके संरक्षण में खनन माफियाओं का बोलबाला है, सर्वविदित है। बताइए इस तरह के कुछ खदानें रामेश्वर शर्मा जी के पूरे संरक्षण में चल रही हैं। मैं जानता हूं, नाम बता देता हूं अगर आप पूछेंगे तो अभी चैनल पर। योगेश जी, जब जानकारी में है आपको शिकायत क्यों नहीं किया आपने? विपक्ष क्यों शांत बैठा हुआ है? शिकायत करिए ना, आपके सामने आइए ना। बहुत शिकायत करी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि पीसी शर्मा जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न उठाए, लेकिन हर प्रश्न का जवाब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये होता है कि जानकारी निकलवाई जा रही है, प्रकरण संज्ञान में है, कोई जवाब नहीं देते, ना किसी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। ऐसे ही हमारे नौनिहाल लोग की जान से खेला जा रहा है, और माफियाओं को जब तक संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, जब तक इस प्रकार की घटनाक्रम को रोक पाना असंभव है। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूं। कांग्रेस शासन में इस प्रकार के नियम थे जो आज भी हैं, लेकिन उनका अनुपालन कराने वाले अधिकारी भी थे और नेता भी थे और जनप्रतिनिधि भी थे। इतनी घटनाएं नहीं घटती थी, यदा कदा कोई घटना होती थी। आज बहुतायत में घटनाक्रम घटित हो रहा है। कृपा पूर्वक संवेदनशील मामला है, राजनीति का विषय नहीं है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार को पुनः तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।
हाँ शंकर लाल जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन में आपको सुना है हमने, बेबाकी से आप बात रखते हैं, कभी सिद्धांत समझौता नहीं किया आपने, लेकिन ये जब बात आती है इस तरह सरकार में यदि कमियां हैं तो आपको सामने बात रखनी पड़ेगी, बेबाकी से बोलना पड़ेगा ना, समस्या कहाँ पर है। नहीं, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं अकेले पार्टी का पक्ष नहीं, पार्टी के पक्ष के साथ साथ मैंने मांग किया आपके चैनल से, मैंने आपको धन्यवाद किया कि आपने इस विषय को पहले बार उजागर किया, जो पानी से डूब के बच्चे मरते हैं और उसके साथ अवैध उत्खनन जुड़ा। मैंने आपको बताया कि सरकार ने अवैध उत्खनन के मामले में प्राणपण से और काम किया है, आगे भी काम करने की जरूरत है, उसे करेंगे। और इन गड्ढों के मामले में भी सरकार को निश्चित रूप से एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सबके माध्यम से। पर योगेश जी से मैं एक बात पूछ लूं, आज तो बैठे गया हूँ उनके साथ, मदन मोहन मालवीय जी के साथ, तो मैं छोटा आदमी एक बात पूछ लूं कि आपने तो नाम बता दिया, रामेश्वर शर्मा खदान खुदवा रहे हैं और इस तरह का व्यक्तिगत आरोप आप लगाते हैं, डिबेट में यही मर्यादा है तो ठीक है, बिना कोई पुख्ता प्रमाण है मेरे पास। देखिए सुनिए, और कांग्रेस के कितने लोग, क्या कांग्रेस के लोग माइनिंग के काम में नहीं लगे, आदरणीय हो गए, बिना प्रमाण के मैं कोई काम नहीं, कोई बात नहीं कहता। नाम ऐसे कांग्रेसियों के तो हाथ से नहीं, वो पुष्ट से उत्खनन कर रहे हैं। और इसलिए ये कह देना अकेले एक व्यक्ति का नाम लेकर के, मैं सोचता हूँ ये भी डिबेट की गंभीरता नहीं है। वैसे डिबेट पत्रकारिता योगेश जी मैंने 30 अरे रामेश्वर शर्मा जी जनप्रतिनिधि हैं, जिनका उल्लेख आदरणीय पंकज गुप्ता जी ने किया है, चैनल हेड है वो, उनकी बात को मैंने आगे बढ़ाया। इसमें मिर्ची लगने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, उसको हजम करना मुश्किल होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, गोविंद सिंह का खनिज माफिया के नाम से विदेश में नहीं जाने चाहते, आप बताइए। गोविंद सिंह जी ने तो अपने अभिकथन में कई बार अवैध रेत खनन पर आज भी वो लगातार विधानसभा में मांग उठाते रहे कि उसको रोका जाना चाहिए। खैर योगेश जी, खैर बात अलग भटक रहे, मुद्दों तो भटक रहे हैं, किसके क्या आरोप थे, किसने क्या आरोप लगाए थे। हमने आपको कांग्रेस में भी देखा है कि उमंग सिंघार भी कह चुके सरकार किसकी है, वो खैर वो छोड़ी हुआ विषय नहीं है। समाधान क्या है, चर्चा जिसपे हो रही इस पे बात करिए ना। देखिए समाधान ये है, सीधे शब्दों में समाधान ये है कि खनन विभाग में पहले तो स्टाफ बढ़ाया जाए, जरूरी अधिकारी निरीक्षकों की भर्ती की जाए और अवैध खनन करने वालों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जुर्माना वसूल किया जाए और भाजपा नेताओं का संरक्षण उनको बंद किया जाए। शंकर लाल जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसमें पहल करें, बात रखें कि सरकार इस पे अभियान चलाएगी इस तरीके से, कोई जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनको भरने के लिए। उसमें रामेश्वर शर्मा कहां से आ गए अकेले थे प्रदेश के अंदर? दिग्गज कांग्रेसी 60 साल इन्होंने जंगल कलखेड़ा उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, नीलबढ़ रातीबढ़ कलखेड़ा ये रामेश्वर शर्मा की विधानसभा का क्षेत्र है। शंकर लाल जी, योगेश जी, बात पूरे मध्य प्रदेश की हो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आलम यह स्थिति है, ठीक से नॉर्म्स का पालन नहीं होता, इसलिए हादसे होते हैं। जी शंकर लाल जी, सरकार आपकी है, क्या आप इस अभियान के लिए पहल करेंगे? बिल्कुल, अभी कर रहा हूं आपके चैनल में, मैंने इस बात को कहा है कि इसमें और शक्ति की जरूरत है, निरंतर काम करने की जरूरत है। क्या आप सरकार में बात रखेंगे, सरकार से बात मांग करेंगे इस बात की कि इस पर अभियान चलाया जाए? भाई साहब, मेरा स्तर जितना उतना मैं निश्चित रखता हूं। अभी पंकज जी ने बताया कि मैं इस एरिया से जुड़ा हूं, जहाँ मेरे यहाँ ये तमाम बातें हैं और मैं आपको पंकज जी समय का जल्दी बात रखिएगा अपनी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों आदरणीय प्रवक्ताओं से कहना चाह रहा हूं कि जो ये अवैध उत्खनन अकेले आज की समस्या नहीं है। अभी देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात चली तो मैं बता दूं, गोविंद सिंह जी और शंकर लाल जी भी विधानसभा के अंदर रहे हैं, तो गोविंद सिंह जी अभी कांग्रेस जमाने में भी उठाते थे अवैध उत्खनन का मामला, उनकी ही अपनी सरकार रही तब भी उठाते थे वो कई जगह, और उनका इलाका है ही अवैध उत्खनन के लिए बड़ा फेमस, जिसमें कई हत्याएं हो चुकी हैं।
तो ये बड़े फेमस इलाके हैं। जब ये जनप्रतिनिधि स्वयं अपने यहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सरकार में सारे लोग समर्थन ही करते रहे, कई ऐसे विधायक हुए हैं जिन्होंने अपनी सरकार में ही अवैध उत्खनन के सवाल लगाए हैं विधानसभा में और मुद्दे को उठाया है। ये अलग बात है कि सरकार, किसी भी सरकार द्वारा उनकी बात को सुना नहीं गया और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। आज भी खनिज विभाग जो है वो कोई भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ नहीं सुनता है। वो बहुत सीधे सीधे कुछ नाम है जो शायद आप सब जानते हैं, उन नामों की से ही चलता है खनिज विभाग। खनिज विभाग में मंत्री की भी कोई शायद उतनी वो नहीं है जो कि वो भी कुछ कर पाए, ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में मंत्री भी नहीं होते हैं। तो क्या है कि जब इतना बड़ा संरक्षण है जिस सरकार का, तो वहाँ अवैध उत्खनन, अवैध ये जिस तरह खजाने चलाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों को या जनता को जागना होगा, एक आंदोलन की जरूरत होगी। लोग, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि तो जाग नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपको आम आदमी को जागना होगा, एनजीओ जो स्वयंसेवी संगठन है उनको जागना होगा। तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे अभी छतरपुर बक्सवा में हमने लड़ा है, ऐसी एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए। ठीक बात है। पंकज जी, योगेश जी, शंकर लाल तिवारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद क्योंकि चर्चा में जुड़े। आप लोग की बात और विषय बड़ा गंभीर था। जिस तरीके मध्य प्रदेश के अंदर अवैध खनन का खेल जारी है, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, खनन लगातार होता है, लेकिन उसमें मासूमों की जान से खिलवाड़ लगातार हो रहा है। आखिर क्यों, ये कब बंद होगा? इसका हमें लगता है कि अभियान सरकार चलाए जिस पर, ताकि सख्ती से कार्रवाई हो, जो खनन माफिया हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।